चैप्टर 21 ट्रेल्स। मुझे रात का कोई भी हिस्सा सोने में बर्बाद करना पसंद नहीं था, लेकिन ऐसा होना लाजिमी था। जब मैं उठा तो खिड़की की दीवार के बाहर सूरज चमक रहा था। आसमान में छोटे छोटे बादल तेजी से उड़ रहे थे। हवा पेड़ों की चोटियों को हिला रही थी। ऐसा लग रहा था कि पूरा जंगल हिल जाएगा। उसने मुझे कपड़े पहनने के लिए अकेला छोड़ दिया और मैंने सोचने का मौका पाकर खुशी मनाई। किसी तरह कल रात की मेरी योजना बुरी तरह से गड़बड़ा गई थी और मुझे इसके परिणामों से निपटना था। हालांकि मैंने वापस दे दिया था जैसे ही मैंने उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना उसे अंगूठी पहनाई। मेरा बायां हाथ भारी लगने लगा, जैसे वह अभी भी अपनी जगह पर है, बस अदृश्य है। मैंने तर्क किया कि इससे मुझे परेशान नहीं होना चाहिए। वेगास की सड़क यात्रा कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं पुरानी जीन्स पहनने से बेहतर यह करूंगा कि मैं पुरानी स्वेट पहनूं। समारोह निश्चित रूप से बहुत लंबा नहीं हो सकता था, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट नहीं, है न? तो मैं इसे संभाल सकता था। और फिर जब ये सब खत्म हो जाता तो उसे अपना वादा पूरा करना होता। मैं उसी पर ध्यान केंद्रित करता और बाकी सब भूल जाता। उसने कहा कि मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है और मैं उसे इस बात के लिए मना लूंगा। बेशक एलिस के बारे में न सोचना मेरी बहुत बड़ी मूर्खता थी। दोपहर के समय कुलेन परिवार घर पहुंचा। उनके आसपास का माहौल एक नया कारोबारी माहौल था और इसने मुझे उस विशालता में खींच लिया जो आने वाली थी। एलिस असामान्य रूप से बुरे मूड में लग रही थी। मैंने इसे उसके सामान्य महसूस करने की निराशा के कारण माना, क्योंकि एडवर्ड से उसके पहले शब्द भेड़ियों के साथ काम करने के बारे में शिकायत थे। मुझे लगता है उसने अनिश्चित शब्द का प्रयोग करते हुए चेहरा बनाया कि एडवर्ड, तुम ठंड के मौसम के लिए सामान पैक करना चाहोगे। मैं ठीक से नहीं देख सकती कि तुम कहाँ हो, क्योंकि तुम आज दोपहर उस कुत्ते के साथ निकल रहे हो। लेकिन आने वाला तूफान उस सामान्य क्षेत्र में विशेष रूप से बुरा लगता है। एडवर्ड ने सिर हिलाया। पहाड़ों पर बर्फ पड़ने वाली है, उसने उसे चेतावनी दी। उई, बर्फ, मैंने खुद से कहा। ये जून का महीना था, जोर से रोने के लिए। एलिस ने मुझसे कहा, जैकेट पहन लो। उसकी आवाज में अरुचि थी और इससे मैं हैरान रह गया। मैंने उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह दूर चली गई। मैंने एडवर्ड की ओर देखा। वह मुस्कुरा रहा था। जो कुछ भी एलिस को परेशान कर रहा था, उससे वह खुश हो रहा था। एडवर्ड के पास मानव नाटक में चुनने के लिए पर्याप्त से अधिक कैंपिंग गियर था। न्यूटन के स्टोर में कुलेन अच्छे ग्राहक थे। जब मैंने उन्हें देखा तो उन्होंने एक डाउन स्लीपिंग बैग, एक छोटा टेंट और कई पैकेट डिहाइड्रेटेड फूड लिया और उन सभी को एक बैकपैक में भर लिया। जब हम वहां थे तब एलिस गैराज में घूमती रही और एडवर्ड की तैयारियों को बिना कुछ कहे देखती रही। उसने उसे अनदेखा कर दिया। जब उसने सामान पैक कर लिया, एडवर्ड ने मुझे अपना फ़ोन दिया। तुम जेकब को फ़ोन करके क्यों नहीं बताते कि हम 1 घंटे में उसके लिए तैयार हो जाएंगे? उसे पता है कि हमें कहाँ मिलना है। जेकब घर पर नहीं था, लेकिन बिली ने वादा किया कि जब तक वह समाचार देने के लिए कोई उपलब्ध वेयरवुल्फ नहीं ढूंढ लेता, तब तक वह चारों ओर फ़ोन करता रहेगा। चार्ली के बारे में चिंता मत करो, बेला, बिली ने कहा। मैंने इस पर अपना नियंत्रण कर लिया है। हाँ, मुझे पता है कि चार्ली ठीक हो जाएगा। मुझे उसके बेटे की सुरक्षा के बारे में इतना भरोसा नहीं था, लेकिन मैंने यह बात नहीं कही। काश मैं कल बाकी लोगों के साथ होता, बिली ने अफसोस जताते हुए कहा। बूढ़ा होना एक कष्ट है, बेला। लड़ने की इच्छा वाई गुणसूत्र की एक परिभाषित विशेषता रही होगी। वे सभी एक जैसे थे। चार्ली के साथ मजा करो। शुभकामनाएं, बेला, उसने उत्तर दिया। और इसे मेरे लिए कलन के पास भेज दो। मैं ऐसा करूंगा, मैंने वादा किया, उसके हाव भाव से आश्चर्यचकित होकर। जब मैंने एडवर्ड को फ़ोन वापस दिया तो मैंने देखा कि वह और एलिस किसी तरह की खामोश चर्चा कर रहे थे। वह उसे घूर रही थी, उसकी आंखों में याचना थी। वह भी अपनी भौहें सिकोड़ रहा था। जो कुछ भी वह चाहती थी उससे नाखुश था। बिली ने कहा था कि तुम्हें शुभकामनाएं कहूं। यह उसकी उदारता थी। एडवर्ड ने उससे अलग होते हुए कहा, बेला,
क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकती हूँ? एलिस ने तेजी से पूछा। तुम मेरी जिंदगी को जरूरत से ज्यादा मुश्किल बनाने वाली हो, एलिस, एडवर्ड ने उसे चेतावनी देते हुए कहा। मैं सच में चाहता हूँ कि तुम ऐसा न करो। ये तुम्हारे बारे में नहीं है, एडवर्ड, उसने तुरंत जवाब दिया। वह हंसा। उसके जवाब में कुछ बात उसे मजेदार लगी। ऐसा नहीं है, एलिस ने जोर देकर कहा। यह महिलाओं की बात है। उनकी भौहों पर बल पड़े। मैंने उससे कहा, उसे मुझसे बात करने दो। मैं उत्सुक था। तुमने ही इसके लिए कहा था, वह बुदबुदाया। वो फिर से हंसा, आधा गुस्सा, आधा हंसी और गैराज से बाहर निकल गया। मैं एलिस की ओर मुड़ा। अब वह चिंतित थी, लेकिन उसने मेरी ओर नहीं देखा। उसका बुरा मूड अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वह अपनी पोशकार के बोनट पर जाकर बैठ गई, उसका चेहरा उदास था। मैं भी उसके पीछे गया और उसके बगल में बम्पर पर झुक गया। बेला, एलिस ने उदास स्वर में पूछा। वह करवट बदलकर मेरे बगल में सिमट गई। उसकी आवाज़ इतनी दयनीय थी कि मैंने आराम से अपनी बाहें उसके कंधों पर लपेट लीं। क्या हुआ, एलिस? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? उसने उसी उदास स्वर में पूछा। बेशक, मैं जानता हूँ। आप ये जानते हैं। तो फिर मैं तुम्हें मुझे आमंत्रित किए बिना शादी करने के लिए वेगास जाते हुए क्यों देख रहा हूँ? ओह, मैंने बुदबुदाया। मेरे गाल गुलाबी हो गए। मैं देख सकता था कि मैंने उसकी भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचाई है, और मैंने जल्दी से अपना बचाव किया। तुम्हें पता है कि मैं चीज़ों को बड़ा मुद्दा बनाने से नफरत करता हूँ। वैसे भी यह एडवर्ड का विचार था। मुझे परवाह नहीं कि यह किसका विचार था। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं एडवर्ड से ऐसी ही उम्मीद करता हूँ, लेकिन तुमसे नहीं। मैं तुमसे ऐसे प्यार करता हूँ जैसे तुम मेरी अपनी बहन हो। मेरे लिए, एलिस, तुम मेरी बहन हो। शब्द। वो गुर्राए। ठीक है, आप आ सकते हैं। वहाँ देखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होगा। वह अभी भी मुंह बना रही थी। क्या? मैंने मांग की। तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, बेला? क्यों? उसने मुझे याचना भरी निगाहों से देखा। उसकी लंबी काली भौहें बीच में झुकी हुई थीं और एक साथ खींची हुई थीं, उसके होंठ कोनों पर कांप रहे थे। यह एक दिल तोड़ने वाला भाव था। कृपया, 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 उसने फुसफुसाते हुए कहा। कृपया, बेला, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो कृपया मुझे अपनी शादी करने दो। ओह, एलिस, मैंने कराहते हुए कहा, खुद को पीछे खींचकर खड़ा हो गया। नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करो। अगर तुम सचमुच मुझसे प्यार करती हो, बेला। मैंने अपनी बाहें अपनी छाती पर मोड़ लीं। ये बहुत अनुचित है, और एडवर्ड ने पहले ही मुझ पर इसका इस्तेमाल किया है। मुझे यकीन है कि अगर आप पारंपरिक तरीके से ऐसा करेंगे तो एडवर्ड को यह ज्यादा पसंद आएगा, हालांकि वह आपको ये कभी नहीं बताएगा। और इसमें सोचो कि उसके लिए इसका क्या मतलब होगा। वन ने कराहते हुए कहा, मैं नवजात शिशुओं का सामना अकेले ही करना चाहूँगा। मैं 1 दशक तक आपका ऋणी रहूँगा। तुम मुझ पर 1 शताब्दी तक ऋणी रहोगे। उसकी आंखें चमक उठीं। क्या ये हाँ है? नहीं, मैं यह नहीं करना चाहता। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस कुछ गज चलना है और फिर मंत्री के पीछे पीछे यही दोहराना है। उफ, 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 कृपया। वह जगह जगह उछलने लगी। कृपया, 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 कृपया। मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, एलिस। वाह! वह हाथ मिलाकर ताली बजाते हुए चिल्लाई। ये हाँ नहीं है, लेकिन ये होगा, उसने गाया। एडवर्ड, मैंने गराज से बाहर निकलते हुए चिल्लाया। मुझे पता है तुम सुन रहे हो। यहाँ आओ। एलिस मेरे ठीक पीछे थी, अभी भी ताली बजा रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद, एलिस, एडवर्ड ने मेरे पीछे से आते हुए तीखी आवाज में कहा। मैं उसे अपनी बात कहने के लिए मुड़ी, लेकिन उसका चेहरा इतना चिंतित और परेशान था कि मैं अपनी शिकायतें नहीं कह सकी। मैंने अपनी बाहें उसके चारों ओर लपेट ली, अपना चेहरा छिपा लिया, ताकि मेरी आंखों में गुस्से की नमी से ऐसा न लगे कि मैं रो रही हूँ। वेगास, एडवर्ड ने मेरे कान में वादा किया। कोई मौका नहीं, एलिस ने खुशी से कहा। बेला मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेगी। तुम्हें पता है, एडवर्ड, एक भाई के रूप में, तुम कभी कभी निराश करते हो। मत बनो,
मैंने उससे बड़बड़ाते हुए कहा। वह मुझे खुश करने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारे विपरीत। मैं भी तुम्हें खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ, बेला। बात बस इतनी है कि मैं बेहतर जानता हूँ कि तुम्हें क्या खुश रखेगा। लंबे समय में तुम इसके लिए मुझे धन्यवाद दोगी। शायद 50 साल तक नहीं, लेकिन किसी दिन जरूर। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वह दिन देखूंगा जब मैं तुम्हारे खिलाफ शर्त लगाने को तैयार हो जाऊंगा, एलिस, लेकिन वह दिन आ गया है। वह अपनी चांदी जैसी हंसी हंसने लगी। तो क्या तुम मुझे अंगूठी दिखाने जा रहे हो? मैं डर के मारे मुंह बनाने लगा जब उसने मेरा बायां हाथ पकड़ा और फिर तुरंत ही उसे नीचे गिरा दिया। हाँ, मैंने उसे आप पर ये लगाते हुए देखा। क्या मैं कुछ भूल गई? उसने पूछा। उसने आधे सेकंड के लिए ध्यान केंद्रित किया, अपनी भौं सिकोड़ते हुए, फिर उसने अपने सवालों के जवाब दिए। नहीं, शादी अभी भी चल रही है, एडवर्ड ने बताया। बेला को आभूषणों से परेशानी है। एक और हीरा क्या है? खैर, मुझे लगता है कि अंगूठी में बहुत सारे हीरे हैं, लेकिन मेरा मतलब यह है कि उसके पास पहले से ही एक हीरा है। बस, एलिस, एडवर्ड ने अचानक उसे बीच में ही रोक दिया। जिस तरह से उसने उसे घूरा, वो फिर से एक पिशाच की तरह लग रहा था। हम जल्दी में हैं। मुझे समझ नहीं आया, हीरे के बारे में यह क्या है? मैंने पूछा। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, एलिस ने कहा। एडवर्ड सही कह रहा है कि तुम्हें जाना चाहिए। तूफान आने से पहले तुम्हें जाल बिछाना होगा और शिविर बनाना होगा। उसने भौहें सिकुड़ी और उसके चेहरे पर चिंता, लगभग घबराहट थी। अपना कोट मत भूलना, बेला। मौसम के हिसाब से ठंड लग रही है। मुझे ये पहले ही मिल चुका है, एडवर्ड ने उसे आश्वस्त किया। आपकी रात्रि मंगलमय हो, उसने हमें विदाई देते हुए कहा। ये हमेशा की तरह समाशोधन से दुगनी दूरी पर था। एडवर्ड ने एक लंबा चक्कर लगाया, ये सुनिश्चित करते हुए कि मेरी गंध उस निशान के आसपास कहीं न हो जिसे जेकब बाद में छिपाएगा। उसने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया, भारी बैग को मेरी सामान्य जगह पर रख दिया। वह मैदान के सबसे दूर वाले छोर पर रुका और मुझे खड़ा किया। ठीक है, बस उत्तर की ओर कुछ दूर चलो, जितना हो सके उतना छूते रहो। एलिस ने मुझे उनके रास्ते की स्पष्ट तस्वीर दी है, और हमें इसे पार करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उत्तर। वह मुस्कुराए और सही दिशा बताई। मैं जंगल में भटक गया और अपने पीछे खुले मैदान में अजीब धूप वाले दिन की साफ पीली रोशनी छोड़ गया। शायद एलिस की धुंधली दृष्टि बर्फ के बारे में गलत होगी। मुझे उम्मीद थी कि ऐसा होगा। आसमान लगभग साफ था, हालांकि हवा खुले स्थानों से तेजी से बह रही थी। पेड़ों में ये शांत था, लेकिन जून के लिए बहुत ठंडा था, यहाँ तक कि एक लंबी आस्तीन वाली शर्ट और ऊपर से एक मोटा स्वेटर पहने हुए भी मेरी बाहों पर रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं धीरे धीरे चला, अपनी उंगलियों को किसी भी चीज पर घुमाता हुआ जो काफी करीब थी। खुरदरी पेड़ की छाल, गीली फन, काई से ढकी चट्टानें। एडवर्ड मेरे साथ रहा और लगभग 20 गज की दूरी पर समानांतर रेखा में चलता रहा। क्या मैं ये सही कर रहा हूँ? मैंने पूछा। बिल्कुल। मेरे मन में एक विचार आया। क्या इससे मदद मिलेगी? मैंने पूछा और अपनी उंगलियां अपने बालों में घुमाईं और कुछ ढीले बाल पकड़े। मैंने उन्हें फन के ऊपर लपेट दिया। हाँ, इससे रास्ता और भी मजबूत हो जाता है। लेकिन तुम्हें अपने बाल नोचने की जरूरत नहीं है, बेला। सब ठीक हो जाएगा। मेरे पास कुछ अतिरिक्त चीजें हैं जो मैं दे सकता हूँ। पेड़ों के नीचे अंधेरा था और मैं चाहती थी कि मैं एडवर्ड के करीब जाऊं और उसका हाथ पकड़ लूं। मैंने एक और बाल उस टूटी हुई शाखा में फंसा दिया जो मेरे रास्ते में आ रही थी। एडवर्ड ने कहा, आपको एलिस को उसकी मर्जी से काम करने की अनुमति देने की आवश्यकता नहीं है। इस बारे में चिंता मत करो, एडवर्ड। मैं तुम्हें शादी के मंडप में नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे यह एहसास हो रहा था कि एलिस अपनी बात मनवा लेगी, क्योंकि जब उसे कुछ चाहिए होता था तो वह पूरी तरह से बेईमान हो जाती थी, और इसलिए भी क्योंकि मैं अपराध बोध की यात्रा में बहुत विश्वास करती थी। मैं इस बारे में चिंतित नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह वैसा ही हो जैसा आप चाहते हैं। मैंने एक आह दबा ली। अगर मैं सच बताऊं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो इससे उनकी भावनाएं आहत होंगी।
क्योंकि यह सब वैसे भी अलग अलग हद तक भयानक था। खैर, अगर वो अपनी बात मनवा भी लेती है तो हम इसे छोटा ही रख सकते हैं। सिर्फ हम एमएट इंटरनेट से क्लेरिकल लाइसेंस प्राप्त कर सकता है। मैं हंस पड़ी। ये तो अच्छा लग रहा है। अगर एमएट शपथ पत्र पढ़ता तो ये बहुत आधिकारिक नहीं लगता, जो कि एक अच्छी बात थी। लेकिन मुझे अपना चेहरा सीधा रखने में मुश्किल होती। देखिए, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा कोई न कोई समझौता हो ही जाता है। मुझे उस स्थान पर पहुंचने में कुछ समय लगा जहां नवजात सेना निश्चित रूप से मेरे रास्ते को पार करेगी, लेकिन एडवर्ड कभी भी मेरी गति से अधीर नहीं हुआ। मुझे उसी रास्ते पर रखने के लिए उसे वापसी में थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ा। मुझे सब कुछ एक जैसा लग रहा था। हम लगभग समाशोधन के करीब पहुंच चुके थे जब मैं गिरा। मैं आगे का चौड़ा रास्ता देख सकता था और शायद इसलिए मैं बहुत उत्सुक हो गया और अपने पैरों पर ध्यान देना भूल गया। मैंने खुद को संभाल लिया इससे पहले कि मेरा सिर नज़दीकी पेड़ से टकराता, लेकिन एक छोटी सी शाखा मेरे बाएं हाथ के नीचे से टूटकर मेरी हथेली में जा लगी। आउच! ओह, शानदार! मैंने बुदबुदाया। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। जहाँ हो वहीं रहो। मुझे खून बह रहा है। यह 1 मिनट में बंद हो जाएगा। उसने मुझे अनदेखा कर दिया। मैं अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही वो वहाँ पहुँच गया। मेरे पास एक प्राथमिक चिकित्सा किट है, उसने बैग उतारते हुए कहा। मुझे लग रहा था कि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ये बुरा नहीं है। मैं इसका ध्यान रख सकता हूँ। तुम्हें खुद को असहज बनाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कोई परेशानी नहीं है, उसने शांति से कहा। लो, मैं इसे साफ कर देता हूँ। 1 मिनट रुको, मुझे अभी एक और विचार आया है। खून को देखे बिना और मुंह से सांस लिए बिना, इस डर से कि कहीं मेरा पेट प्रतिक्रिया न कर दे, मैंने अपना हाथ अपनी पहुंच के भीतर एक चट्टान पर दबा दिया। आप क्या कर रहे हो? जैस्पर को ये बहुत पसंद आएगा, मैंने खुद से कहा। मैं फिर से समाशोधन की ओर चल पड़ा, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ पर अपनी हथेली दबाते हुए। मुझे यकीन है कि यह उन्हें वाकई आगे बढ़ाएगा। एडवर्ड ने आह भरी। मैंने उससे कहा, अपनी सांस रोक लो। मैं ठीक हूँ, बस मुझे लगता है कि तुम हद पार कर रहे हो। मुझे बस यही करना है। मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ। मैं बोलते हुए पेड़ों की आखिरी शाखा को तोड़कर आगे बढ़ गया। मैंने अपने घायल हाथ से फन के पेड़ों को छूते हुए आगे बढ़ा। ठीक है, तुमने कर लिया, एडवर्ड ने मुझे आश्वस्त किया। नवजात शिशु उन्मत्त होंगे और जैस्पर तुम्हारे समर्पण से बहुत प्रभावित होगा। अब मुझे तुम्हारे हाथ का इलाज करने दो, जो तुमने गंदा कर दिया है। कृपया मुझे ये करने दीजिए। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए उसकी जांच की। अब यह मुझे परेशान नहीं करता। मैंने उसे ध्यान से देखा जब वह घाव को साफ कर रहा था, किसी परेशानी के संकेत की तलाश में। वह बराबर सांस अंदर बाहर करता रहा, उसके होठों पर वही छोटी सी मुस्कान थी। क्यों नहीं? मैंने अंततः पूछा, जब उसने मेरी हथेली पर पट्टी बांध दी। उसने कंधे उचकाए और कहा, मैं इससे उबर गया हूँ। तुम इससे उबर गए? कब? कैसे? मैंने याद करने की कोशिश की कि आखिरी बार उसने मेरे आसपास कब अपनी सांस रोकी थी। मैं बस पिछले सितंबर में हुई अपनी मनहूस जन्मदिन पार्टी के बारे में सोच रहा था। एडवर्ड ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए शब्दों को खोजने की कोशिश की। मैंने पूरे 24 घंटे जिया है। मुझे लगा कि तुम मर चुकी हो, बेला। इससे मेरा बहुत सी चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल गया। क्या इससे आपको मेरी गंध का अंदाज बदल गया? बिल्कुल नहीं, लेकिन यह अनुभव करने के बाद कि तुम्हें खो देने पर कैसा महसूस होता है। मेरी प्रतिक्रियाएं बदल गई हैं। मेरा पूरा अस्तित्व ऐसे किसी भी रास्ते से दूर भागता है जो उस तरह के दर्द को फिर से प्रेरित कर सके। मुझे नहीं पता था कि इस पर क्या कहूँ। मेरी अभिव्यक्ति पर वह मुस्कुराया। मुझे लगता है कि आप इसे बहुत ही शिक्षाप्रद अनुभव कह सकते हैं। तभी हवा खुले मैदान में तेजी से चली, मेरे बालों को मेरे चेहरे पर झटकने लगी और मैं कांपने लगा। ठीक है, उसने फिर से अपने बैग में हाथ डालते हुए कहा। तुमने अपना काम कर दिया है। उसने मेरी भारी सर्दियों की जैकेट निकाली और उसे मेरे हाथों में डालने
के लिए आगे बढ़ाया। अब ये हमारे हाथ से बाहर है, चलो कैंपिंग पर चलते हैं। मैं उसकी आवाज में दिखावटी उत्साह देखकर हंस पड़ा। उन्होंने मेरे पट्टी लगे हाथ को लिया, जबकि दूसरा हाथ और भी खराब हालत में था, जो अभी भी ब्रास में था, और मैदान के दूसरी ओर जाने लगे। हम कहाँ मिल रहे हैं जेकब? मैंने पूछा। यहीं, उसने हमारे सामने के पेड़ों की ओर इशारा किया। तभी जेकब ने सावधानी से उनकी छाया से बाहर कदम रखा। मुझे उसे इंसान के रूप में देखकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उस बड़े लाल भूरे भेड़िए को क्यों ढूंढ रहा था। जेकब फिर से बड़ा लग रहा था, इसमें कोई शक नहीं कि यह मेरी उम्मीदों का नतीजा था। मैं अनजाने में ही अपनी यादों से छोटे जेकब को देखने की उम्मीद कर रहा था, वह सहज दोस्त जिसने सब कुछ इतना मुश्किल नहीं बनाया था। उसने अपनी बाहें अपनी नंगी छाती पर मोड़ रखी थीं, एक मुट्ठी में जैकेट पकड़ी हुई थी। हमें देखते हुए उसका चेहरा भावहीन था। एडवर्ड के होठों के कोने सिकुड़ गए। ऐसा करने का कोई बेहतर तरीका भी होना चाहिए था। अब बहुत देर हो चुकी है, मैंने उदास होकर कहा। उसने आह भरी। अरे जैक, जब हम करीब पहुंचे तो मैंने उसका अभिवादन किया। हाय सुंदरी। नमस्ते जेकब, एडवर्ड ने कहा। जेकब ने उसकी बातों को अनदेखा कर दिया, वह पूरी तरह से व्यावसायिक था। मैं उसे कहाँ ले जाऊं? एडवर्ड ने पैकेट की साइड पॉकेट से नक्शा निकाला और उसे आगे बढ़ाया। जेकब ने उसे खोला। अब हम यहाँ हैं, एडवर्ड ने कहा, सही जगह को छूने के लिए आगे बढ़ा। जेकब अपने आप उसके हाथ से पीछे हट गया और फिर खुद को संभाल लिया। एडवर्ड ने ऐसा दिखावा किया कि उसे ध्यान नहीं था। और आप उसे यहाँ ऊपर ले जा रहे हैं? एडवर्ड ने कागज पर ऊंचाई रेखाओं के चारों ओर एक सर्पीली आकृति बनाते हुए कहा। लगभग 9 मील। जेकब ने एक बार सिर हिलाया। जब तुम लगभग 1 मील दूर हो, तो तुम्हें मेरा रास्ता पार करना चाहिए। इससे तुम अंदर पहुंच जाओगे। क्या तुम्हें नक्शे की जरूरत है? नहीं, धन्यवाद। मैं इस क्षेत्र को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ कि मुझे कहाँ जाना है। ऐसा लग रहा था कि स्वर को विनम्र बनाए रखने के लिए जेकब को एडवर्ड से अधिक मेहनत करनी पड़ी। मैं लंबा रास्ता अपनाऊंगा, एडवर्ड ने कहा, और मैं कुछ घंटों में आपसे मिलूंगा। एडवर्ड ने मुझे नाखुश भाव से देखा। उसे योजना का ये हिस्सा पसंद नहीं आया। फिर मिलेंगे, मैंने धीरे से कहा। एडवर्ड विपरीत दिशा में चलते हुए पेड़ों के बीच लुप्त हो गया। उसके जाते ही जेकब खुश हो गया। क्या हुआ, बेला? उसने बड़ी मुस्कान के साथ पूछा। मैंने आंखें घुमाईं। वही पुराना, वही पुराना। हाँ, उसने सहमति जताई। पिशाचों का एक झुंड तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है। हमेशा की तरह। सामान्य। ठीक है, उसने अपनी बाहों को आज़ाद करने के लिए अपनी जैकेट में कंधे उचकाते हुए कहा। चलो चलें। मैं मुंह बनाते हुए एक छोटा सा कदम उसके करीब ले आया। वह नीचे झुका और अपने हाथ को मेरे घुटनों के पीछे ले गया, जिससे वे मेरे नीचे से निकल गए। इससे पहले कि मेरा सिर जमीन पर गिरता, उसके दूसरे हाथ ने मुझे पकड़ लिया। झटका, मैंने बुदबुदाया। जेकब ने हंसते हुए कहा, वह पहले से ही पेड़ों के बीच से भाग रहा था। उसने एक स्थिर गति बनाए रखी, एक तेज दौड़ जो एक स्वस्थ इंसान कर सकता है। एक समतल सतह पर, अगर उन पर 100 पाउंड से ज्यादा का बोझ न हो जैसा कि उस पर था। तुम्हें दौड़ने की जरूरत नहीं है। तुम थक जाओगे। दौड़ने से मुझे थकान नहीं होती, उन्होंने कहा। उनकी सांसें भी मैराथन धावक की स्थिर गति की तरह थीं। इसके अलावा, जल्द ही ठंड बढ़ जाएगी। मुझे उम्मीद है कि हमारे वहां पहुंचने से पहले वह शिविर स्थापित कर लेंगे। मैंने अपनी उंगली उसके पाका के मोटे पैडिंग पर थपथपाई। मुझे लगा कि अब तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। नहीं, मैं यह आपके लिए लाया हूँ, बस इसलिए कि अगर आप तैयार नहीं थे। उसने मेरी जैकेट को देखा, मानो वह निराश हो कि मैं तैयार नहीं था। मुझे मौसम का यह एहसास पसंद नहीं है। यह मुझे बेचैन कर रहा है। ध्यान दे कि हमने कोई जानवर नहीं देखा है। वास्तव में नहीं। मुझे लगता है आप ऐसा नहीं करेंगे। आपकी इंद्रियां बहुत सुस्त हैं। मैंने उसे अनदेखा कर दिया। एलिस भी तूफान के बारे में चिंतित थी।
इस तरह से जंगल को शांत करने में बहुत मेहनत लगती है। आपने कैंपिंग ट्रिप के लिए बहुत ही खराब रात चुनी है। ये पूरी तरह से मेरा विचार नहीं था। वह जिस पथहीन रास्ते से गया था वह और भी अधिक तेजी से ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन इससे उसकी गति धीमी नहीं हुई। वह आसानी से एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर छलांग लगाता रहा। ऐसा लगता था कि उसे अपने हाथों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। उसका सही संतुलन मुझे पहाड़ी बकरी की याद दिलाता था। आपके कंगन में यह क्या जोड़ दिया गया है? उसने पूछा। मैंने नीचे देखा और पाया कि क्रिस्टल का हृदय मेरी कलाई पर ऊपर की ओर था। मैंने अपराध बोध से कंधे उचकाए। एक और स्नातक उपहार। वह नाक भान सिकोड़ कर बोला, एक चट्टान, आकृतियां, एक पत्थर। मुझे अचानक एलिस के गैराज के बाहर अधूरे वाक्य की याद आ गई। मैंने चमकीले सफ़ेद क्रिस्टल को देखा और याद करने की कोशिश की कि एलिस पहले क्या कह रही थी। हीरे के बारे में। क्या वह ये कहने की कोशिश कर रही थी कि उसके पास पहले से ही एक है, जैसे मैं पहले से ही एडवर्ड का एक हीरा पहन रही थी? नहीं, यह असंभव था। दिल 5 कैरेट या ऐसा ही कुछ पागलपन भरा होना चाहिए। एडवर्ड नहीं, तो आपको लापुश आए हुए काफ़ी समय हो गया है, जेकब ने मेरे परेशान करने वाले अनुमान को बाधित करते हुए कहा। मैं व्यस्त था, मैंने उससे कहा, और वैसे भी मैं शायद कभी नहीं आता। उसने मुंह बनाया। मैंने सोचा था कि तुम्हें क्षमा करना चाहिए और मैं द्वेष रखने वाला हूँ। मैंने कंधा उचका दिया। क्या तुमने पिछली बार इस बारे में बहुत सोचा था? नहीं, वह हंसा। या तो तुम झूठ बोल रहे हो या फिर तुम दुनिया के सबसे जिद्दी इंसान हो। मैं दूसरे भाग के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मुझे मौजूदा परिस्थितियों में यह बातचीत पसंद नहीं आई, जब उसकी गर्म बाहें मुझे कसकर घेरे हुए थीं और मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था। उसका चेहरा जितना मैं चाहता था, उससे कहीं ज्यादा करीब था। मैं चाहता था कि मैं एक कदम पीछे हट जाऊं। एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी निर्णय के सभी पहलुओं पर विचार करता है। मैंने कहा है, मैंने प्रत्युत्तर दिया। यदि आपने पिछली बार जब आप आए थे, तब हमारी बातचीत के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा है, तो ये सच नहीं है। वह बातचीत मेरे निर्णय के लिए प्रासंगिक नहीं है। कुछ लोग स्वयं को धोखा देने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैंने देखा है कि विशेष रूप से वेयरवुल्फ इस गलती के लिए प्रवण होते हैं। क्या आपको लगता है कि यह एक आनुवंशिक बात है? क्या इसका मतलब यह है कि वो मुझसे बेहतर चुनता है? जेकब ने अचानक उदास होकर पूछा। मैं सचमुच कुछ नहीं कह सकती, जैक। एडवर्ड एकमात्र व्यक्ति है जिसे मैंने कभी चूमा है, मेरे अलावा। लेकिन मैं इसे चुंबन नहीं मानता, जेकब। मैं इसे एक हमला मानता हूँ। आउच, ये तो बहुत ठंडा है। मैंने कंधे उचका दिए। मैं इसे वापस नहीं लेने वाला था। मैंने इसके लिए माफ़ी मांगी थी, उन्होंने मुझे याद दिलाया, और मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। ज्यादातर। इससे मेरी यादों में कोई बदलाव नहीं आया। उसने कुछ अस्पष्ट बातें बुदबुदाईं। फिर कुछ देर के लिए शांति छा गई। केवल उसकी धीमी सांसों और गरजती हवा की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हमसे बहुत ऊपर पेड़ों की चोटियों पर, हमारे बगल में एक चट्टान का चेहरा उभरा हुआ था, नंगे, खुरदरे भूरे पत्थर। हम जंगल से बाहर की ओर मुड़ते हुए आधार का अनुसरण करते रहे। मुझे अब भी लगता है कि यह बहुत गैरजिम्मेदाराना है, जेकब ने अचानक कहा। आप जो भी बात कर रहे हैं, आप गलत हैं। इसके बारे में सोचो, बेला। तुम्हारे अनुसार, तुमने अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति को चूमा है जो वास्तव में एक व्यक्ति भी नहीं है, और तुम इसे छोड़ने का फैसला कर रही हो। तुम्हें कैसे पता कि तुम यही चाहती हो? क्या तुम्हें थोड़ा अलग नहीं सोचना चाहिए? मैंने अपनी आवाज़ को शांत रखा और कहा, मुझे ठीक ठीक पता है कि मुझे क्या चाहिए। तो फिर दोबारा जांच करने में कोई बुराई नहीं है। शायद तुम्हें किसी और को चूमने की कोशिश करनी चाहिए, सिर्फ तुलना के लिए। क्योंकि उस दिन जो हुआ, वह मायने नहीं रखता। उदाहरण के लिए, तुम मुझे चूम सकते हो। अगर तुम प्रयोग के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उसने मुझे अपनी छाती से और भी कसकर पकड़ लिया, ताकि मेरा चेहरा उसके करीब आ जाए। वह अपने मजाक पर मुस्कुरा रहा था, लेकिन मैं कोई
जोखिम नहीं लेना चाहता था। मेरे साथ मत उलझो, जैक। मैं कसम खाता हूँ कि अगर वह तुम्हारा जबड़ा तोड़ना चाहेगा तो मैं उसे नहीं रोकूंगा। मेरी आवाज़ में घबराहट की भावना देखकर उसकी मुस्कान और भी बढ़ गई। अगर तुम मुझे किस करने के लिए कहोगी, तो उसे परेशान होने की कोई वजह नहीं होगी। उसने कहा कि यह ठीक है। अपनी सांस मत रोको, जैक, रुको, मैंने अपना मन बदल लिया है। आगे बढ़ो, बस अपनी सांस रोको जब तक मैं तुम्हें मुझे चूमने के लिए न कहूँ। आज आपका मूड खराब है। मुझे आश्चर्य है क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है कि तुम मुझे भेड़िए के रूप में अधिक पसंद करते हो। कभी कभी मैं ऐसा करता हूँ। शायद इसका कारण यह है कि आप बात नहीं कर पाते। उसने सोच समझकर अपने चौड़े होंठ सिकुड़े। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। मुझे लगता है कि जब मैं इंसान नहीं होता तो तुम्हारे लिए मेरे पास रहना आसान होता है, क्योंकि तुम्हें ये दिखावा नहीं करना पड़ता कि तुम मेरी ओर आकर्षित नहीं हो। मेरा मुंह खुला रह गया और हल्की सी चटकने की आवाज़ आई। मैंने दांत पीसते हुए उसे तुरंत बंद कर लिया। उसने ये सुना। विजयी मुस्कान के साथ उसके होंठ उसके चेहरे पर कस गए। मैंने बोलने से पहले एक धीमी सांस ली। नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम बोल नहीं सकती। उसने आह भरी। क्या तुम कभी खुद से झूठ बोलते बोलते थक जाते हो? तुम्हें ये जानना होगा कि तुम मेरे बारे में कितने जागरूक हो। मेरा मतलब शारीरिक रूप से है। कोई भी तुम्हारे बारे में शारीरिक रूप से कैसे जान सकता है, जेकब? मैंने पूछा। तुम एक बहुत बड़े राक्षस हो जो किसी और की निजी जगह का सम्मान करने से इनकार करते हो। मैं तुम्हें परेशान करता हूँ, लेकिन केवल तभी जब मैं इंसान हूँ। जब मैं भेड़िया हूँ, तो तुम मेरे आसपास अधिक सहज महसूस करते हो। घबराहट और चिड़चिड़ापन एक ही बात नहीं है। वो 1 मिनट तक मुझे घूरता रहा, धीरे धीरे चलने लगा, उसके चेहरे से खुशी गायब हो गई। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, उसकी भौहों की छाया में काली पड़ गईं। दौड़ते समय उसकी सांसें, जो इतनी नियमित थीं, तेज होने लगीं। धीरे धीरे उसने अपना चेहरा मेरे करीब झुकाया। मैं उसे घूरकर देख रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा था। यह आपका चेहरा है, मैंने उसे याद दिलाया। वह जोर से हंसा और फिर से जौगंध करने लगा। मैं वास्तव में आज रात तुम्हारे पिशाच से लड़ना नहीं चाहता, मेरा मतलब है, किसी और रात जरूर। लेकिन हम दोनों को कल एक काम करना है, और मैं कलन को एक भी कम नहीं छोड़ना चाहता। अचानक अप्रत्याशित शर्म की लहर ने मेरी अभिव्यक्ति को विकृत कर दिया। मुझे पता है, उसने बिना कुछ समझे जवाब दिया। तुम्हें लगता है कि वह मुझे ले जा सकता है? मैं बोल नहीं सकता था। मैं उनसे एक कदम पीछे रह गया था। क्या होगा अगर किसी को चोट लग जाए क्योंकि मैं इतना कमज़ोर था? लेकिन क्या होगा अगर मैं बहादुर था और एडवर्ड? मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। क्या बात है, बेला? उसके चेहरे से मजाकिया बहादुरी गायब हो गई, और मेरे जेकब का चेहरा सामने आ गया, जैसे कि उसने कोई मुखौटा उतार दिया हो। अगर मैंने कुछ ऐसा कहा जिससे तुम परेशान हो, तो तुम जानती हो कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। मेरा कोई मतलब नहीं था। अरे, क्या तुम ठीक हो? रो मत, बेला, उसने विनती की। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और कहा, मैं रोने वाली नहीं हूँ। मैंने क्या कहा? ऐसा कुछ नहीं है जो तुमने कहा। ये तो बस मैं ही हूँ। मैंने कुछ बुरा किया? वह मेरी ओर देखता रहा, उसकी आंखें भ्रम से बड़ी हो गई थीं। एडवर्ड कल लड़ने नहीं जा रहा है, मैंने फुसफुसाते हुए समझाया। मैं उसे अपने साथ रहने के लिए मजबूर कर रहा हूँ। मैं बहुत बड़ा काया हूँ। उसने भौहें सिकुड़ी। तुम्हें लगता है कि यह काम नहीं करेगा? कि वे तुम्हें यहाँ पालेंगे? क्या तुम्हें कुछ पता है जो मुझे नहीं पता? नहीं, नहीं, मुझे इससे डर नहीं लगता। मैं उसे जाने नहीं दे सकता। अगर वह वापस नहीं आया, मैं कांप उठा। उस विचार से बचने के लिए मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। जेकब शांत था। मैं अपनी आंखें बंद करके फुसफुसाती रही। अगर किसी को चोट लगती है, तो ये हमेशा मेरी गलती होगी। और भले ही कोई न भी लगे। मैं बहुत बुरी थी। मुझे ऐसा होना ही था,
ताकि मैं उसे अपने साथ रहने के लिए मना सकूं। वह मेरे खिलाफ कुछ नहीं करेगा, लेकिन मैं हमेशा जानती हूँ कि मैं क्या करने में सक्षम हूँ। मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ, ये बात मेरे सीने से निकल गई। भले ही मैं इसे जेकब के सामने ही कबूल करूं। उसने नाक भान सिकोड़ी। मेरी आंखें धीरे धीरे खुली और मुझे ये देखकर दुख हुआ कि कठोर मुखौटा वापस आ गया था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने तुम्हें जाने से मना कर दिया। मैं किसी भी कीमत पर यह मौका नहीं छोड़ूंगा। मैंने आह भरते हुए कहा, मुझे पता है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। वह अचानक पीछे हट गया। इसका मतलब यह नहीं है कि वह तुमसे मुझसे ज्यादा प्यार करता है, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं रहोगी, भले ही मैं तुमसे विनती करूं। उसने एक पल के लिए अपने होंठ सिकोड़े और मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या वह इनकार करने की कोशिश करेगा। हम दोनों ही सच्चाई जानते थे। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें बेहतर जानता हूँ, उसने आखिरकार कहा। सब कुछ बिना किसी बाधा के चलेगा। अगर तुमने पूछा होता और मैंने मना कर दिया होता, तो भी तुम बाद में मुझ पर नाराज नहीं होते। अगर सब कुछ बिना किसी बाधा के चलता है, तो शायद तुम सही हो। मुझे गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन जब तक तुम नहीं रहोगे, मैं चिंता से बीमार हो जाऊंगा, जैक। मैं इससे पागल हो जाऊंगा। क्यों? उसने रूखेपन से पूछा। अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? ऐसा मत कहो। तुम जानते हो कि तुम मेरे लिए कितना मायने रखते हो। मुझे खेद है कि यह वैसा नहीं है जैसा तुम चाहते हो, लेकिन यह ऐसा ही है। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। कम से कम, तुम पहले तो थे। और अभी भी कभी कभी तुम अपनी हिफाजत कम कर देते हो। वह अपनी पुरानी मुस्कान के साथ मुस्कुराया जो मुझे बहुत पसंद थी। मैं हमेशा वैसा ही हूँ, उसने वादा किया। तब भी जब मैं उतना अच्छा व्यवहार नहीं करता जितना मुझे करना चाहिए। अंदर से, मैं हमेशा यहाँ हूँ। मुझे पता है, वरना मैं तुम्हारी सारी बकवास क्यों सहूँगा। वह मेरे साथ हंसा और फिर उसकी आंखें उदास हो गईं। आखिरकार तुम्हें कब पता चलेगा कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो? इस पल को बर्बाद करने का काम मैं आप पर छोड़ता हूँ। मैं यह नहीं कह रहा कि तुम उससे प्यार नहीं करती। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, लेकिन एक समय में एक से ज्यादा लोगों से प्यार करना संभव है, बेला। मैंने इसे होते हुए देखा है। मैं कोई अजीब वेयरवुल्फ नहीं हूँ, जेकब। उसने अपनी नाक सिकोड़ी और मैं उस आखिरी प्रहार के लिए माफ़ी मांगने ही वाला था, लेकिन उसने विषय बदल दिया। अब हम ज्यादा दूर नहीं हैं, मैं उसकी गंध महसूस कर सकता हूँ। मैंने राहत की सांस ली। उसने मेरे कहने का गलत मतलब निकाला। मैं खुशी खुशी गति कम कर दूंगा, बेला, लेकिन तुम इससे पहले कि वह हमला करे, आश्रय में रहना चाहोगी। हम दोनों ने आसमान की ओर देखा। बैंगनी काले बादलों की एक ठोस दीवार पश्चिम से तेजी से आ रही थी और आते आते अपने नीचे के जंगल को काला कर रही थी। वाह, मैंने बुदबुदाया, तुम्हें जल्दी करना चाहिए, जैक। तुम यहाँ आने से पहले घर पहुँच जाना चाहोगे। मैं घर नहीं जा रहा हूँ, मैंने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा। तुम हमारे साथ कैंपिंग नहीं कर रहे हो। तकनीकी रूप से नहीं, जैसे कि अपना तंबू या कुछ और साझा करना। मुझे गंध की तुलना में तूफान अधिक पसंद है, लेकिन मुझे यकीन है कि आपका खून चूसने वाला समन्वय उद्देश्यों के लिए पैक के साथ संपर्क बनाए रखना चाहेगा, और इसलिए मैं विनम्रतापूर्वक वह सेवा प्रदान करूंगा। मैंने सोचा था कि यह सेठ का काम था। वो कल लड़ाई के दौरान कार्यभार संभालेंगे। इस अनुस्मारक ने मुझे एक पल के लिए चुप कर दिया। मैं उसे घूरता रहा। अचानक चिंता फिर से उग्रता के साथ उभर आई। मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ रहेंगे, क्योंकि आप पहले से ही यहाँ हैं। मैंने सुझाव दिया, अगर मैं भीख मांगूं या फिर आजीवन गुलामी या कुछ और वापस कर दूं। लुभावना है, लेकिन नहीं। फिर भी भीख मांगना देखना दिलचस्प हो सकता है। अगर आप चाहें तो इसे आजमा सकते हैं। क्या सचमुच कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं जो मैं कह सकूं? नहीं, जब तक आप मुझे बेहतर मुकाबले का वादा नहीं कर सकते तब तक नहीं। वैसे भी फैसले सैम ही लेगा, मैं नहीं। इससे मुझे याद आया, एडवर्ड ने मुझे तुम्हारे बारे में कुछ बताया था।
वह भड़क गया। यह शायद झूठ है। ओह, सच में? तो फिर आप झुंड में दूसरे नंबर पर नहीं हैं। उसने पलकें झपकाईं, उसका चेहरा आश्चर्य से खाली हो गया। ओह, वह, तुमने मुझे ये बात कभी क्यों नहीं बताई? मैं ऐसा क्यों करूँगा? यह कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे नहीं पता। क्यों नहीं? ये दिलचस्प है। तो, ये कैसे काम करता है? सैम कैसे अल्फा बन गया और आप? बीटा, जेकब ने मेरे द्वारा गढ़े गए शब्द पर ठहाका लगाया। सैम सबसे पहले था, सबसे बड़ा था। उसका कार्यभार संभालना उचित था। मैंने भौहें सिकोड़ी, लेकिन फिर क्या जेरेड या पॉल को दूसरा नहीं होना चाहिए? वे अगले बदलाव करने वाले थे। खैर, इसे समझाना कठिन है, जेकब ने टालते हुए कहा। कोशिश करना। उसने आह भरी। ये वंश के बारे में अधिक है, आप जानते हैं। पुराने जमाने की तरह। इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपके दादा कौन थे, है न? मुझे वह बात याद आ गई जो जेकब ने मुझे बहुत समय पहले बताई थी, जब हम दोनों को वेयरवुल्फ के बारे में कुछ भी पता नहीं था। क्या आपने नहीं कहा था कि एप्रम ब्लैकक्विल्यूट्स का अंतिम सरदार था? हाँ, ये सही है। क्योंकि वह अल्फा था। क्या तुम्हें पता है कि तकनीकी रूप से सैम अब पूरी जनजाति का मुखिया है? वह हंसा। पागल परंपराएं। मैंने एक पल के लिए इस बारे में सोचा, सभी बातों को जोड़ने की कोशिश करते हुए। लेकिन आपने ये भी कहा कि लोग परिषद में किसी और की तुलना में आपके पिता की बात ज्यादा सुनते थे, क्योंकि वह एप्रैम के पोते थे। इसके बारे में क्या है? ठीक है, अगर बात वंश की है, तो क्या आपको मुखिया नहीं होना चाहिए? जेकब ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। वह अंधेरे होते जंगल में घूरता रहा, मानो उसे अचानक ध्यान केंद्रित करने की जरूरत हो कि वह कहाँ जा रहा है। जैक, नहीं, ये सैम का काम है। उसने हमारी पथहीन राह पर अपनी नजरें गड़ाए रखीं। क्यों? उनके परदादा लेवी उले थे, है न? क्या लेवी भी अल्फा थे? केवल एक ही अल्फा है, उसने सहजता से उत्तर दिया। तो लेवी क्या थी? एक तरह का बीटा, मुझे लगता है। मेरी बात पर वह मुस्कुराया। मेरे जैसा। इसका कोई मतलब नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि। मैं बस समझना चाहता हूँ। जेकब ने आखिरकार मेरी उलझन भरी निगाहों से नजर मिलाई और फिर आह भरते हुए कहा, हाँ, मुझे अल्फा बनना था। मेरी भौहें सिकुड़ गईं। सैम पद छोड़ना नहीं चाहता था। शायद ही। मैं आगे बढ़ना नहीं चाहता था। क्यों नहीं? मेरे सवालों से वह असहज हो गया। खैर, अब असहज महसूस करने की बारी उसकी थी। मुझे ये सब नहीं चाहिए था, बेला। मैं कुछ भी बदलना नहीं चाहता था। मैं कोई महान सरदार नहीं बनना चाहता था। मैं वेयरवुल्फ के समूह का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, उनका नेता बनना तो दूर की बात थी। जब सैम ने प्रस्ताव दिया तो मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। मैंने इस बारे में बहुत देर तक सोचा। जेकब ने बीच में कुछ नहीं कहा। वो फिर से जंगल की ओर देखने लगा। लेकिन मुझे लगा था कि तुम ज्यादा खुश हो। तुम्हें इससे कोई परेशानी नहीं है, मैंने आखिरकार फुसफुसाते हुए कहा। जेकब ने मुझे आश्वस्त करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये वास्तव में इतना बुरा नहीं है। कभी कभी रोमांचक होता है, जैसे कि कल होने वाली इस घटना के साथ। लेकिन पहले तो ऐसा लगा कि जैसे किसी युद्ध में शामिल हो गए हों, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं था। कोई विकल्प नहीं था, आप जानते हैं। और यह इतना अंतिम था। उसने कंधे उचका दिए। वैसे भी, मुझे लगता है कि अब मैं खुश हूँ। ये किया जाना चाहिए, और क्या मैं इसे सही करने के लिए किसी और पर भरोसा कर सकता हूँ? बेहतर है कि मैं खुद ही सुनिश्चित करूँ। मैं उसे घूरता रहा, अपने दोस्त के लिए एक अप्रत्याशित तरह का विस्मय महसूस कर रहा था। वो उससे कहीं ज्यादा बड़ा था जितना मैंने कभी सोचा था। बिली के साथ उस रात अलाव के पास की तरह, यहाँ एक ऐसी भव्यता थी जिसका मैंने कभी अनुमान नहीं लगाया था। चीफ जेकब, मैंने फुसफुसाते हुए कहा, और शब्दों के एक साथ उच्चारण को देखकर मुस्कुराया। उसने अपनी आंखें घुमा लीं। तभी, हमारे आसपास के पेड़ों के बीच से हवा और तेज चलने लगी, और ऐसा लगा जैसे ये सीधे ग्लेशियर से बह रही हो। लकड़ी के टूटने की तेज आवाज पहाड़ से गूंज रही थी। हालांकि, जैसे जैसे भयानक बादल आसमान को ढक रहे थे, रोशनी गायब होती जा रही थी।
मैं अभी भी उन छोटे छोटे सफ़ेद धब्बों को देख सकता था जो उड़ते हुए गुजर रहे थे। जेकब ने अपनी गति बढ़ा दी, अब वो अपनी आंखें ज़मीन पर टिकाए हुए था और पूरी ताकत से दौड़ने लगा। मैं उसकी छाती से लिपट गई और अवांछित बर्फ से पीछे हट गई। कुछ ही मिनटों बाद वह पत्थरीली चोटी की ओर भागा और हम उस छोटे से तंबू को देख पाए जो कि आश्रय की सतह पर बना हुआ था। हमारे आसपास और भी बर्फबारी हो रही थी, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि वे कहीं भी नहीं टिक पाईं। बेला, एडवर्ड ने गहरी राहत में पुकारा। हमने उसे छोटी सी खुली जगह में आगे पीछे घूमते हुए पकड़ लिया था। वह मेरी तरफ तेजी से आगे बढ़ा और मेरी आंखें धुंधली सी हो गईं। जेकब ने घबराकर मुझे खड़ा कर दिया। एडवर्ड ने उसकी प्रतिक्रिया को अनदेखा किया और मुझे कसकर गले लगा लिया। धन्यवाद, एडवर्ड ने मेरे सिर के ऊपर से कहा। उसका लहजा स्पष्ट रूप से ईमानदार था। यह मेरी अपेक्षा से ज्यादा जल्दी हुआ और मैं वास्तव में इसकी सराहना करता हूँ। मैंने जेकब का जवाब देखने के लिए आंखें घुमाईं। जेकब ने सिर्फ कंधे उचकाए, उसके चेहरे से सारी मित्रता मिट गई। उसे अंदर ले आओ, ये बहुत बुरा होने वाला है। मेरे सिर पर बाल खड़े हो रहे हैं। क्या वह टेंट सुरक्षित है? मैंने इसे चट्टान से वेल्ड कर दिया है। अच्छा, जेकब ने आसमान की ओर देखा जो अब तूफान के कारण काला हो गया था और बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े उस पर छिड़के हुए थे। उसके नथुने फड़कने लगे। मैं बदलने जा रहा हूँ, उन्होंने कहा। मैं जानना चाहता हूँ कि घर पर क्या चल रहा है। उसने अपनी जैकेट एक छोटी छोटी शाखा पर टांग दी और पीछे मुड़कर देखे बिना घने जंगल में चला गया।